नमस्कार, मैं हूँ आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपीआई की ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों को उठाना चाहते हैं जो जन सरोकार से जुड़े हैं। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव वाजपेयी जी, जो कि लखनऊ व्यापार मंडल के प्रचार मंत्री हैं। स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आईपा बेसिकली एक मुहिम चला रहा है जिसमें हम बात करना चाहते हैं प्रगतिशील राजनीति की। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुहिम आपकी अच्छी है। जब इलेक्शन आते हैं तो इस प्रकार की मुहिम आती है, लेकिन मुहिम आने का असर क्या दिखता है ये हम सबको देखना पड़ेगा। रही बात जो प्रोग्रेस की, जो आप लोग मुहिम चलाए हैं, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर इस तरह की मुहिम नहीं चलेंगी तो समाज में परिवर्तन आने में दिक्कत आएगी। तो आप लोगों की मेहनत है जिसके कारण कुछ न कुछ परिवर्तन समय समय पर आते रहते हैं। समय की मांग है परिवर्तन। अब आया विषय का, जो सरकारें होती हैं वो जनता से अलग होती है। जनता को तब याद आता है जब वोट डालना होता है, बड़े लुभावने वादे दिखते हैं, लेकिन सरकार में जो भी होता है, सरकार के पहले ही, सरकार तो बाद में बनती है, जो पार्टियां होती हैं, जो पार्टियों का जो घोषणा पत्र होता है क्या है कि किसी ज़माने में एक चुनाव हुआ करता था, उसमें केंद्र का, विधानसभा का और यहाँ तक कि नगर पालिका, नगर परिषद भी एक साथ होती है। लेकिन जो समय बीतता गया, उस समय के अनुसार लोगों ने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मध्यावधि चुनाव का सहारा चुना। मध्यावधि चुनाव आने के कारण क्या हुए कि हम लोग गठ में चले गए। गठ में जाने के कारण क्या होता था, वो केंद्र पे छोड़ देते, केंद्र वाले जो है विधानसभा छोड़ देते, विधानसभा वाले नगर निगम को छोड़ देते, उसमें अतिशी हो जाती थी। लेकिन जनता ने आपकी जवाब दिया। उस जवाब का फल ये हुआ कि केंद्र से लेके, मतलब नगर निगम से लेके राष्ट्रपति तक जो है वो जनता का है। जनता के सभी होते हैं, लेकिन एक दल का है। एक दल के होने के नाते बड़ी अपेक्षाएं, उन्होंने कार्य किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है, वो तो जब तक रहेगा होगा, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है कि जो दल होते हैं वो दल जिस समय चुनाव लड़ते हैं तो स्थानीय मुद्दे, जो जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें शामिल नहीं करते। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने गंगा एक्सप्रेस बनवा दिया, यमुना बनवा दिया, तो इसमें सेंट्रल का भी योगदान होता है। सेंट्रल ने उसने किया, ये अच्छी चीज़ है कि अगर वहाँ पे बना है तो वहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, स्वागत योग्य है। लेकिन पब्लिक को इससे मतलब नहीं होता है। पब्लिक को मतलब ये होता है कि हम अगर लखनऊ मध्य विधानसभा में निवास करते हैं और सबसे बड़ी मतलब लखनऊ की हृदय स्थली अमीनाबाद है, यहाँ पे पूरे प्रदेश से लोग व्यापार करने आते हैं। पर डे का यहाँ का कम से कम 100 करोड़ रुपए का पर डे का जो है यहाँ पे व्यापार होता है। व्यापारियों को क्या मिलता है यहाँ पे? वो चीज़ें जो स्थानीय मुद्दे हैं, जब सरकार के दल के लोग आते हैं, उनसे व्यापारी कहते हैं कि भैया यहाँ पे चलने के लिए रास्ता तो बनाइए। मैं पट्टी दुकानदार के विरोधी नहीं हूँ, पट्टी दुकानदार भी मेरा दुकानदार है और मैं भी दुकानदार हूँ, दोनों जीविका चलाते, दोनों रोजगार उपलब्ध कराते, लेकिन ऐसी साधन व्यवस्था की जाए कि दोनों की व्यवस्था अच्छी चले। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती। अब इस बीच में जैसे और सी योजना होती है, किस विधानसभा में, हर विधानसभा की अपनी अपनी मूलभूत समस्याएं होती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अमीनाबाद को ही लेकर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे आते हैं। महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे शून्य के बराबर है, और जो है भी वहाँ पे कतारें लगती हैं। और कतारों के साथ में अगर उस टॉयलेट का निरीक्षण किया जाए स्वच्छता अभियान का, तो वो सरकार ने तो व्यवस्था की, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग ना होने के कारण वो स्वच्छ नहीं है। दूसरी चीज़, बच्चों के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ है, माँ के साथ बच्चे भी आएंगे, तो उन बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ झंडे वाला पार्क है। जब मैं नोएडा जाता हूँ और नोएडा से निकलता हूँ, वहाँ ओखला में सिंचाई विभाग का एक बहुत अच्छा सा पर्यटन स्थल बना हुआ है। लोग जब मार्केट जाते हैं तो ओखला में उस जगह जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसी तरीके अमीनाबाद में झंडे वाला पार्क है। झंडे वाले पार्क में अगर बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था कर दी जाए, तो जो यहाँ पे आते हैं दुकानदार या कस्टमर आता है, उनको राहत मिलेगी। यहाँ का व्यापार 10 गुना आगे बढ़ जाएगा। जब व्यापार 10 गुना आगे बढ़ेगा तो हमारा राजस्व भी आगे बढ़ेगा। सरकार क्या कहती है? व्यापारी चोर है। व्यापारी चोर कहाँ? व्यापारी तो सबसे ज्यादा रहता है। सरकार से ज्यादा व्यापारी नौकरी देते हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हम अपने स्टाफ को जो है 7,000 रुपये सैलरी देता हूँ और उससे काम लेता हूँ, उसको जो भी कहना होता है वो कह सुन भी देता हूँ, लेकिन उसके उपरांत वो चू नहीं करता, उसमें ही अपने पूरे परिवार का पालन भरण पोषण करता है। लेकिन हमारी सरकारें जो है, स्टेट सरकार या केंद्र सरकार जो भी कर्मचारी रखती है,
उसको अच्छा खासा वेतन देती है, छुट्टियां भी देती हैं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं व्यवस्था में खामियां हैं। सर, आपने स्थानीय मुद्दों की जिस तरह से बात की, तो स्थानीय मुद्दे तो चलिए ठीक है, आपने पूरे बता दें कि आपके स्थानीय कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन जब भी हम चुनाव की तरह बात करें, जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है या फिर भावनात्मक मुद्दा हो जाता है, और जो स्थानीय मुद्दे थे वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसका दोषी आप अपने किसको मानते हैं, वोटर्स हैं या फिर ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये वो करती हैं? मैम, तो सबसे पहले मैं स्थानीय मुद्दे के बारे में ही बात करूँगा। सरकार की एक सबसे बड़ी नीतियाँ जो हैं उस पर ध्यान देने में, मेरी विधानसभा की बात है, मध्य विधानसभा में जो अमीनाबाद की बात है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट चलता है। नगर निगम चलाती है, लेकिन वो चलाने के बाद जो थाना इंचार्ज होता है, अगर उसका ट्रांसफ़र हो जाता है और उसके बाद में कोई और आता है, यहाँ अगर 100 ठेले लग जाते हैं तो वो इंस्पेक्टर सीधे कह देता है कि नहीं, ये तो मेरे समय में लगा मिला, ऐसा नहीं था। तो इसके प्रति भी उनकी एक कोई नीतियाँ होनी चाहिए, उसमें कार्य होना चाहिए। अब जो पब्लिक की आपने बात की कि वो कैसे कहते हैं लुभावनी की बातें, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत सी चीज़ें की हैं। सरकार ने सबसे, क्योंकि एकदम से कोई चीज़ नहीं की जा सकती है। आप राशन का कोटा, जो कोटेदार बोलते हैं, राशन के कोटेदार में बहुत चोरी होती थी। उन्होंने ऑनलाइन किया, जब व्यवस्थित किया तो उसमें जो बीच के दलाल थे, वो दलाल की व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई और वो उससे वंचित हो गए, वो अलग हो गए। सबको राशन मिल रहा, राशन मिडिल क्लास वालों को मिल रहा है, ना कि हाई क्लास वालों को मिल रहा है। और राशन वो जो मिल रहा है, उसके बीच के जो बिचौलिए थे, वो जब एकदम नंगे हो गए तो वो सरकार के विरोध में जाने लगे कि कुछ नहीं है। कहाँ नहीं सरकार ने उपलब्ध कराए। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे विदेशों में होता है कि मुफ्त में देना बंद कर दीजिए। मुफ्त में देने से हरामखोरी हो जाती है। आदमी सोचता है कि अरे हम तो बैठे हुए हैं, हम मरने लगेंगे तो सरकार हमको खिलाएगी, नहीं तो वो सरकार बदनाम हो जाएगी। तो सरकार बदनामी के चक्कर में करती है, वो आदमी काम नहीं करना चाहता। जो सही ढंग से काम कर रहा है वो अपना पड़ोसी, अपना मोहल्ला, अपना सब चीज़ देख के कर रहा है, लेकिन वो मुफ्तखोरी होने के कारण हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारी तहसील, हमारा मोहल्ला, मेरी गली गड़बड़ है। स्वच्छता अभियान जो है अच्छी चीज़ है। स्वच्छता अभियान से अरबों रुपए का फायदा हुआ है सरकार को भी और मनुष्य को भी। अगर स्वच्छता अभियान न चलता, कितने लोग बीमार रहते थे, आज उसमें गिरावट आई। लेकिन उसमें स्वयं हम भी दोषी हैं। हम अपना घर साफ करते हैं और अपने घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं, उसको सरकार नहीं कहेगी। और जब घर के बाहर रख देते तो हम ही लोग उसको गाली बकते कि अरे कौन रख गया। तो हमको जागना होगा, क्योंकि हमारा घर साफ होगा, मेरा परिवार साफ होगा, मोहल्ला साफ होगा, हमारा रोग नहीं उत्पन्न। जब रोग नहीं उत्पन्न होंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि दवाई में पैसा मेरा नहीं जाएगा। इस तरह युवा खड़ा होगा और रोजगार, जैसे कि सरकारों ने कहा, अभी भी हमारे यहाँ कहा गया है, रोजगार देना सीखे, रोजगार लेना ना सीखे। हम देने की प्रवृत्ति में, हम अगर एक दुकान करके 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज, क्योंकि 20 परिवार पल रहे हैं। और उसमें क्या है कि उसमें जब नौकरी मिल जाती तो आदमी के अंदर हिटलरी आ जाती कि नहीं, हमको तो मिल गई है, लाइन से आओ, ये करो। बड़ा टाइम लगता है। उस व्यवस्था को सरकार कर रही है, इसमें समय लगेगा और आप सबका सहयोग रहा, इससे जागरूक करती रहेंगी चैनलों के माध्यम से। तो ये हमें लगता है कि ये कार्य अच्छा है और परिवर्तन समय की मांग है। परिवर्तन किस तरीके का, ये नहीं। अब आपने कही कि जैसे राजनीतिक दल लोग ये कहते हैं या पब्लिक कहती है कि धार्मिक भावनाओं के, उससे बात धार्मिक भावनाओं की नहीं होती। हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का है और विशेष तौर लखनऊ में कभी भी लड़ाई दंगे नहीं हुए। और अगर बाई चांस कहीं एक दो अपवाद हुए हैं तो उसके पीछे कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और वो भी क्षणिक मात्र रही है, लेकिन लॉन्ग टाइम में हमारा लखनऊ आग पे नहीं खुला। इसके लिए जो धार्मिक चीजें हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति कहती है कि जो स्थानीय नदी गोमती नदी है उसका भी, हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ हम लोग जो पढ़े हैं उसमें देखते हैं कि मुसलमानों के यहाँ हम तहजीब सीखने जा रहे हैं। अब तो मुसलमान में भी वो चीज़ नहीं, तहजीब अच्छी चीज़ है, किसी भी वर्ग से ली जा सकती। नहीं तो अगर एक फिल्म आई थी उसमें अगर कोई सलाम करता था तो सलाम का मतलब जो होता था वो इस तरीके आधा कमर झुक के सलाम करता था, तीसरी बार में वो पलटता था और उस व्यक्ति तक की नहीं जाता था कि उसको कमर ना दिखे। इस तरह की हमारी तहजीब हुआ करती है और इस तहजीब और इस संस्कृत को बचाने के लिए हमारा लखनऊ लगा हुआ है। और इसी में हमारी सरकार कह रही है, जो प्रदेश की सरकारें हैं वो ये कह रही है कि जिसकी जहाँ पे जो धरोहर है उसको बचा लीजिए। जिस संप्रदाय, जिस उससे आप जुड़े हुए हैं, आप उसको, उसी का आपको गौरव होना चाहिए।
अगर आपको अपने व्यक्ति का, अपने समाज का, अपने धर्म का गौरव नहीं है तो आप इंसान नहीं है। तो उस गौरव के लिए तो इसमें कोई पॉलिटिशियन की बात ही नहीं है। सर, आपने जो मुद्दे बताए, तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न होता है कि चुनाव आते आते ये सारे मुद्दे भटक जाते हैं, फिर हम वापस उन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पे, चाहे जाति धर्म पे आते हैं। आपने जो भी हमें मुद्दे बताए वो स्थानीय बताए, तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? कि क्या वोटर्स ऐसा करते हैं कि वो वहाँ जाते ही अपने मुद्दों को बदल देते हैं, चुनाव आते आते, या कोई और बटन दबा के आ जाते हैं, या फिर राजनीतिक पार्टियां उस समय तक आते आते मैनिपुलेट कर देती हैं? आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सबसे बड़ी दोषी है लोकल पार्टियां। जितनी लोकल पार्टियां होंगी उतनी समाज के लिए, जैसे खटमल होते हैं, जितना ही खटमल को चारपाई से आप पटकेंगे उससे ज्यादा ही खटमल निकलेंगे और वो खटमल आपको खत्म कर देंगे। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर वो एक सीट भी ले आई हैं और कहीं अगर एक सीट के लिए होता है तो बार्गेनिंग होने लगती है। सरकार फिर ये होता है कि क्यों जनता के बीच में जाया जाए, इतना पैसा खर्चा होता है, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ उनके क्योंकि वो ऊंची सोच के होते हैं वो करते हैं। लेकिन जब तक बड़ी राजनीतिक पार्टियां, अगर मैंने जैसे अभी आपसे पहले ही कहा कि जिस समय एक साथ चुनाव हुआ करते थे उसमें स्थायित्व रहता था, लेकिन जिस समय मंडल लागू हुआ, वीपी सिंह आए, सबसे पहले जातिवाद के अंदर भावनाएं पैदा करने वाले, अगर समाज को दूषित करने वाला मेरी नजर में कोई व्यक्ति है तो वो वीपी सिंह है। उन्होंने मंडल जो चीज लागू की, मंडल क्या है? अगर शूद्र है, शूद्र को देखा जाए, शूद्र क्या है, इसके पीछे अगर हमारी संस्कृत, हमारी धार्मिक, हमारी चीजें उसको समझी जाती। अब लोग कहते हैं कि नहीं इसमें हिंदू मुस्लिम हो गया। रहीम रसखाना को कौन जानता है? रहीम रसखान की बातें क्यों नहीं होती है? हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति भी मुसलमान रहा है, हमारे यहाँ गवर्नर भी मुसलमान रहा है। ये जो छोटी छोटे दल हैं उन्होंने समाज को विखंडित करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज को ढकेल दिया। और लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है और वो अपने हिसाब से सही समय पे जवाब देना जानती है और सही निर्णय करना जानती है, जिसका परिणाम आपके सामने अभी चल रहा है। तो सर, अब जब चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे लेने चाहिए जिसपे हमारे इस मंच से आप जनता को, जो वोटर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे वो किन मुद्दों को देखें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें? सबसे पहले मुद्दे होने चाहिए कि हर विधानसभा के अंदर रोजगार के जन संसाधन जो भी हैं, जिस स्तर के हैं, वो सबको उपलब्ध कराने के लिए कोई भी व्यक्ति, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि जो बेरोजगार रहे। उसके लिए सबसे पहले तो एक तो भीख मांगने की परंपरा जो हमारे क्षेत्र के है, इन सबको जो है लाइन से लगा। जो भीख मांगता है उसको झाड़ू पकड़वा दो और उससे झाड़ू लगवाया करे, सफाई करिए। हमारे यहाँ नगर निगम के काफी स्टाफ रिटायर हो चुका है, उसमें झाड़ू पकड़ा दे। भीख नहीं मांगना, हम उसको सैलरी देंगे। हम व्यापारी की तरफ से आह्वान करते हैं कि अगर भीख मांगने वाला मेरे अमीनाबाद व्यापार क्षेत्र में झाड़ू लगाए, उसके पूरे महीने का खर्चा अमीनाबाद व्यापार संघ या मैं व्यक्तिगत खुद उठाने को तैयार हूँ। इस तरह लोग डेवलप होंगे। स्थानीय मुद्दे पे स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराए जाए। बहुत से संसाधन है। मैंने गुजरात में देखा, वहाँ की महिलाएं जो है कड़े करती हैं, कड़े में स्टोन लगाती हैं खाना बनाने के बाद। यहाँ तो बस यही है कि परपंच करना। क्या उनके यहाँ ऐसा हो गया? अरे हवा में आ जाएगा क्या? भगवान ने साफ गीता में कहा है कि जो व्यक्ति ये सोचता है भगवान सबको सब कुछ देते हैं, वो मूर्ख है। भगवान किसी को कुछ देते ही नहीं है। ये बात सत्य, ये बात समझ में नहीं आती लोगों के। भगवान ये कहता है जो आप कर्म करते हैं उसका परिणाम भगवान देता है। और जब तक ये भावना, ये अपनी संस्कृति, अपने संस्कार डेवलप नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अपने संस्कारों के साथ में छेड़छाड़ हो रहा है, जिसके कारण हम सब विखंडित है और समाज अखंडित नहीं हो पाएगा और कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं। तो सबसे पहले सरकार हमारे संस्कार को कैसे जन जागरण, कैसे हमको अब हमारा गौरव जागृत किया सरकार ने, उसको बहुत बहुत बधाई कि हम हिंदू हैं, गर्व है इसमें। कोई ये नहीं मुस्लिम और वो। जब हमारे मुसलमान भी जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं, वहाँ पूछते हैं कहाँ जाए, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी सिख हूँ। वहाँ पे ये नहीं कहता कि मैं पाकिस्तानी हूँ या अफगानिस्तानी हूँ, उसको बोलना पड़ता। तो अपने देश, अपना राष्ट्र, उसका गौरव होना चाहिए। बाहर निकल के देखिए, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसी जगह पे हैं। लखनऊ ऐसी संस्कृत का है जहाँ से यहाँ लोग सीखने आया करते थे। मैंने पहले बताया कि लखनऊ के नवाबों के यहाँ लोग जाया करते थे कि कैसे अदब करना है। अब तो थोड़ा बच्चा पढ़ लेता, नमस्ते ही नहीं करता है, वो बगल से निकल जाएगा और माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं, देखिए मेरा बच्चा अमेरिका से लौट के आया। अरे क्या माँ बाप, आप तो मर के चले जा रहे हो क्योंकि आपकी एज हो गई, लेकिन बच्चे को क्या दे जा रहे हो? इसके लिए हमको अपने संस्कार के लिए, संस्कार को ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है
धन्यवाद सर। तो ये थे राजीव वाजपेयी जी, जिन्होंने एक नया नजरिया दिखाया। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।